गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे में आप सबको खुशामदीद कहेंगे। मेरे साथ है मोहम्मद शोएब, मेरे साथ है सबीन फारूक, और आज भी हम हंसते मुस्कुराते इस दिन का आगाज कर रहे हैं सुबह से आगे में। और आपको भी एक बात कहना चाहते हैं, आज दिन का आगाज जरा मुस्कुराहट से कीजिए, खुशी की बात से कीजिए और खुशी बांटने की किसी कोशिश से कीजिए, क्योंकि आज है खुशी का आलमी दिन। हर तरफ जो है वो खुशियां बिखेरी जा रही हैं। आज हैप्पीनेस को सेलिब्रेट किया जा रहा है, खुशी को सेलिब्रेट किया जा रहा है दुनिया भर में। लेकिन असल एक सवाल मैं आपसे करूंगी, खुश रहने के लिए आप क्या करते हैं शोएब? खुश रहने के लिए मैं क्या करता हूँ? क्योंकि आजकल खुश रहना बहुत मुश्किल हो चुका है कि आपको खुशी होती है एक चीज की, लेकिन एक और टेंशन आ जाती है, चाहे वो महंगाई की हो या चाहे कोई और बर्डन हो आपकी जिंदगी में। तो आप कहते हैं हम खुश नहीं रह पा रहे होते। आप किससे खुश होते हैं? मैं ऐसे खुश होता हूँ जब मौसम बदलता है, आप अपने पिछले बैग खोलते हैं, दूसरे कपड़े निकालते हैं और जेब से कोई नोट निकलता है ना, तो आप खुश होते हैं। निकला इस सीजन में? निकला वैसे? निकला है। अच्छा, हाँ। कितना? नोट बड़ा नोट निकला है। बड़ा नोट निकला है? यस। तो नोट अगर आपको मिल जाए खुश होंगी? मैं क्यों नहीं खुश होंगी। अच्छा मुझे एक बात है, वैसे पैसे में खुशी है? मेरे हिसाब से तो जी है, यकीनन है। ऐसा ही है ना, क्योंकि अगर आपके पास पैसे जब होते हैं, हाँ। वैसे हम ये नहीं कह रहे कि पैसा ही सब कुछ होता है जो सब, लेकिन एक एलिमेंट जरूर है कि अगर पैसा आपके पास होता है तो आप अपनी खुशी की कोई भी चीज खरीद सकते हैं। ये नहीं सभी नहीं कहते ना कि पैसा आता है खुशी आती है, ज्यादा पैसा आता है ज्यादा खुशी आती है। तो आप अगर मुझे ज्यादा पैसे देंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। चलो ठीक है, ये ले। कितने पैसे दे रहे हैं आप? ये रुपए दे रहा हूँ। 5,000 रुपए। ये देखें जी, कितनी खुशी मिली? ये मुझे बहुत खुशी मिली, लेकिन अगर आप इसको डबल कर देंगे तो खुशी डबल हो जाएगी। अब इनके पास इतना ही, इतने कंजूस हैं आपसे देखे। यही नोट निकला ये हम इस वक्त हम सब हैरान हो रहे हैं कि ये इंसान जो अपना पेन नहीं देते किसी को, वो मुझे 5,000 का नोट दे रहे हैं। हम दिखा रहे हैं आपको जी, ये खुश हो रही है पैसे से। ठीक है, एक एलिमेंट है खुशी का ये पैसा, वो भी इसलिए सभी के आज के हालात ऐसे हैं ना। हाँ। अब आपने जो कल सोचा होगा कि वो एक ड्रेस कोई लेना है आपने, तो कुछ पैसे आपके पास आ गए, कुछ पैसे आ गए ना। हाँ, उसके कुछ पैसे आ गए, इसमें मुझे और मजीद इतने ही और ऐड करने पड़ेंगे जिसके बाद जाके मेरा ड्रेस। ठीक है, इमरान भाई से बात करते हैं। हाँ, क्योंकि ये बात है। अच्छा, वैसे सिर्फ पैसे से खुशी नहीं आती। यू स्पेंड योर क्वालिटी टाइम विद द क्वालिटी पीपल, अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो खुशी आती है। कुछ लोगों को सफर करके, ट्रैवलिंग से खुशी मिलती है। कुछ लोगों को अंग्रेजी वाला नहीं, उर्दू वाला सफर ही करके। अंग्रेजी में तो कोई खुशी नहीं होती। कुछ लोगों को कॉफी पीने से खुशी मिलती होगी। कुछ लोगों को दिन का आगाज सुबह से आगे करके खुशी मिलती होगी। हमें ये प्रोग्राम करके खुशी मिलती है, और हमें इस प्रोग्राम के लिए मेहनत करके खुशी मिलती है। हमें आपके लिए स्टोरीज ढूंढने में खुशी मिलती है। हमें टीम में इकट्ठे बैठकर गपशप लगाकर जो हमारा पूरा स्टोरी बोर्ड तैयार होता है ना, रन डाउन तैयार होता है, उस पर खुशी होती है। एग्जैक्टली, छोटी छोटी चीजें होती है जिनमें आप खुशियां ढूंढते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके इर्द गिर्द सिर्फ टेंशन चल रही हैं, सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, तो उसमें भी थोड़ी खुशी ढूंढने की कोशिश करें, छोटी छोटी चीजों में, क्योंकि आज हम खुशी का आलमी दिन और इस आलमी दिन के मुनासबत से हम जब बात करते हैं ना, कि ये देखें 2013 से हम इस दिन को मना रहे हैं। मकसद क्या था कि हम खुशी की इंपॉर्टेंस पर बात कर सकें। मैं आज खुश हूँ, मैंने फाइनली अपनी नई टाई लगा ली है, क्योंकि मैं रोज ये टाई लेकर आता था। इसमें छोटी छोटी शार्क्स भी हैं, और मैं रोज कहता था मुझे टाई लगानी, लेकिन मैचिंग नहीं हो रही थी। गो कि अभी भी वो मैचिंग नहीं है, बट आज मैंने लगा लिया बेबी शार्क डू 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 डू। ये क्योंकि इनकी टाई पे जो है वो शार्क बनी होती थी, तो इसलिए हम मना कर रहे थे इनको कि ये टाई मत पहने, हमेशा मना कर देते थे। शार्क ने कौन सा टाई से बाहर निकल जाना है। लेकिन आज खुशी के आलमी दिन पे हमें पता लगा कि शोएब को खुश होना चाहते हैं, वो खुश होना चाहते हैं, ये टाई लगा के वो खुश होंगे, तो हमने उनको अलाउ किया। ठीक है, लेकिन आपको पता है इस वक्त आवाम भी थोड़ा सा खुशी के मोड में जा रही है। अभी खुश हुई नहीं है, अभी हुई, मुकम्मल खुश नहीं हुई, उस मोड में जा रही है। बाइक वाले खुश होने वाले हैं, रिक्शे वाला खुश होने वाला है, 800 सीसी गाड़ी वाला खुश होने वाला है। खुश होगा या कि नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन खुश क्यों होने वाला है? खुश इसलिए होने वाला है कि ऐलान कर दिया गया है जनाब के पेट्रोल उन लोगों के लिए कम कर दिया जाएगा जिनके पास बाइक है या जिनके पास 800 सीसी या उससे कम की गाड़ियां मौजूद हैं या रिक्शा है। तो वो जनाब उनके लिए पेट्रोल में रिलीफ दिया जाएगा 50 रुपए का, और देखा जाएगा कि अब ये किस तरह इंप्लीमेंट होगा। लेकिन शोएब, इसमें भी बहुत सारे सवाल उठते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या होगा। ठीक है, एक अगर बाइक वाला है, उसकी आमदन किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी, या रिक्शे वाला है क्योंकि उसकी तो दिन की दिहाड़ी होती है, तो यू नेवर नो कि एक दिन में कितनी देर, तो किस तरह क्राइटेरिया किस तरह से इसका सेट होगा, स्पेशली 800 सीसी और उससे कम गाड़ियों को। और चूंकि ज़्यादा पेट्रोल पंप्स ज़्यादा तो हमारे पास प्राइवेट हैं, वो कैसे गवर्नमेंट के साथ मुंसलिक होंगे, और ये कैसे तय होगा। अच्छा, वो जो बाइक वाला आया वो अपने बाइक में पेट्रोल डलवाने ही आया है, फिर ये ना होना वो भाईजान बाइक में पेट्रोल डलवाएं, जाके पेट्रोल निकालें,
सही बात है, you never know, you never know. ये लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि इसमें मैकेनिज्म बनना है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है ना, एक खबर सामने आती है कि हिदायत जारी की जा रही है कि सब्सिडी जो है वो दी जाए आवाम को, एक तरफ आता है जी कि मंजूरी हो गई है इस प्लान की, तो अब इसकी डिटेल्स सामने आना बाकी है कि जब 50 रुपए सस्ता पेट्रोल मिलना है आवाम को, बाइक वाले को, रिक्शे वाले को और 800 सीसी गाड़ी वाले को, ये आखिर किस मैकेनिज्म के तहत मिलेगा, कितना पेट्रोल मिलेगा, क्या उसकी जो कैप है यानी जो हद है वो वीकली होगी, मंथली होगी? बिकॉज ज़ाहिर है जो बाइक वाला है वो तो कुछ तो ऐसे है ना सभी बाइक वाले, वो सुबह ऑफिस जाते हुए जितना डलवाते हैं पेट्रोल, जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो टैंकियां फुल तो कराते भी नहीं है। तो लेट्स सी कि किस तरह से इसका मैकेनिज्म डिवाइस होता है। फिर एग्जैक्टली चीजें सामने आएंगी, साथ साथ हम सबसे आगे मैं आपसे शेयर भी करते रहेंगे। और साथ में यही है कि चलें कम से कम एक खुशी की खबर सुनने को मिली, क्योंकि आज हम खुशी सेलिब्रेट करें, साथ साथ हम कराची वाले भी खुश हैं। कराची वाले खुश क्यों है? बारिश हो रही है। तो मैं आपको मौसम का हाल बताऊं, जल्दी जल्दी मौसम का हाल आपको बताते हैं जी, कौन खुश है और कौन खुश नहीं है। इस्लामाबाद में मौसम जो है आज क्लाउडी है और कम से कम 14 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज्यादा से ज्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड आज रहेगा। इस्लामाबाद का मौसम बहुत मजे का है, ना ज्यादा ठंड है और ना ही ज्यादा गर्मी है। लाहौर की बात करें तो वहां पर कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज्यादा से ज्यादा जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और लाहौर में बारिश हो रही है आज। तो लाहौर ही खुश है क्योंकि अभी गर्मी का जोर टूटने वाला है, अभी गर्मी वैसे आई नहीं है प्रॉपर वाली। कराची की बात करें तो वहां पर कम से कम 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज्यादा से ज्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और वहां पर जी सूरज चाचू चमक रहे हैं अच्छी तरह से, उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखा दी है। पेशावर की बात करें तो वहां पर कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज्यादा से ज्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड और वहां पर भी सूरज चमक रहा है। कोयटा की बात करें तो वहां पर कम से कम 7 डिग्री है और ज्यादा से ज्यादा 22 डिग्री है और कोयटा में भी सूरज चमक रहा है। तो मेरे ख्याल में ज्यादा जो खुश है वो इस्लामाबाद और लाहौर वाले खुश हैं। तो आज जी खुशी का आलमी दिन शोएब, ये दो शहर अच्छे तरीके से मनाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही मौसम का आप पर एक इम्पैक्ट आता है, जब मौसम अच्छा होता है, खुशगवार होता है, तो आपका पूरा दिन उस पर डिपेंडेंट होता है। मौसम अच्छा होता है तो ज्यादा खुश नहीं तो खुशी होती है और मौसम ज्यादा अच्छा होता है तो ज्यादा खुशी होती है। ज्यादा अच्छा मौसम होता है यानी बहुत ही ज्यादा अच्छा मौसम हो जाए, बारिश भी ऐसी हो, खुशी तो आती है, समोसे भी आते हैं, पानी भी आता है। नहीं फिलहाल समोसा की बात करेंगे वो तो हो गया ना, लेकिन देखें बारिश होगी, अब दिल करेगा ना आपका पकोड़े खाएं समोसे के। वैसे पकोड़े को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पकोड़े को अंग्रेजी में क्या कहते हैं आप बताएं? समोसे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मुझे पकोड़े का पता है, समोसे का कोई नहीं पता। पकोड़े को क्या कहते हैं? फ्रिटर्स। हाँ फ्रिटर्स, आई फॉरगॉट। ठीक है, लेकिन समोसे का मुझे नहीं पता अंग्रेजी में से क्या कहते हैं। लेकिन एक वीडियो हमारे सामने है जिसमें एक छोटी सी बच्ची बड़े मजाहिया अंदाज में सिखा रही है कि समोसे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। जरा देखिए वीडियो। इंग्लिश में समोसे को क्या बोलते हैं? समोसा। समोसा, यहाँ जोर देना, समोसा। ट्राई करें प्लीज। इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश में समोसे को क्या बोलते हैं? समोसा। समोसा, यहाँ जोर देना, समोसा। ट्राई करें प्लीज। इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है सबीन, समझ आ गई? क्या कहते हैं आप बताएं? समोसा, यहाँ वगैरह यहाँ जोर देना, समोसा यहाँ जोर देना। जैसे वो एक बच्चा था ना जिसने कहा था बिल्ली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बिल्ली। तो ये आया है समोसा। तो ये शी इज वेरी क्यूट। इतनी क्यूट इंग्लिश टीचर आपको कभी मिलेंगे? आप अंग्रेजी सीखती हो, आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे होंगे, लेकिन साथ साथ आप अगर इतनी क्यूट सी टीचर हमारे सामने हो तो फिर तो हम समोसा को तुम मोता कहने को भी तैयार है, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं जी, वेरी क्यूट वीडियो। बढ़ते हैं आगे, एक और खबर हमारे पास है जो कि है जनाब पाकिस्तान सुपर लीग की मकबूल तरीन ऑस्ट्रेलवी प्रेजेंटर एरन हॉलैंड, इनकी ग्राउंड में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इन्हीं हमने पहले बात की ना अंग्रेजी सीखने की, अब इस वीडियो में आपको दिखाएंगे उर्दू सीखने की कोशिश जो की और क्या कमाल, क्या ज़बरदस्त कोशिश की है। पाकिस्तानी कमेंटेटर हैं अरूज मुमताज़, इससे उन्होंने सीखी है उर्दू। कितनी उर्दू सीखी? उन्होंने 1 से 10 तक गिनती सीखी है, आइए आपको दिखाते हैं। दिखाएं जी। Hi guys, it's Urdu Lessons 101 with Aruj, my original local language teacher. So I've been learning the numbers. Okay, let's hear them. Come on, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bus. And so if it starts raining, देखो बारिश हो रही है. It's raining. It's raining. With the hands. and With the hands. if someone's got a problem, like, क्या मसला है? and that's it.
गिनती, बारिश, मसला। कहीं पर उर्दू टीचर और कहीं पर अंग्रेजी टीचर। बिल्कुल ऐसा ही है। दोनों ही वैसे क्यूट हैं। हाँ। ये बात और है। ये वीडियो बड़ी जबरदस्त जी, हाँ। कि किस तरह उन्होंने देखे ना गिनती भी सीख ली है, उन्होंने बारिश से मुतालिक जुमला भी बोला, उन्होंने मसले, बहुत मसला है, बहुत मसला है। कोई प्रॉब्लम हो तो जी बहुत मसला है, बहुत मसला है। अच्छा देखे ना, हम तो सीख रहे हैं ना, हम तो सीख रहे हैं उर्दू भी अंग्रेजी भी, यानी जिसको उर्दू नहीं आती वो उर्दू सीख रहा है, अंग्रेजी नहीं आती अंग्रेजी सीख रहा है। ऐसे में एक रोबोट है जो सब कुछ सीख रहा है। वो कैसे? वो हमारे वाले भाईजान है ना, हमारी बिरादरी में आना चाहते हैं, वो रोबोट हमारी बिरादरी में आना चाहता है, हमारी आपकी और मेरी जगह लेना चाहते हैं, हमारी जगह लेना चाह रही हैं। ये देखें, ये खातून, ये जनाब चीन का सरकारी टेलीविजन है पीपल्स डेली, और इन्होंने रेन जारोंग नामी एक नई वर्चुअल और एआई की हामिल न्यूज़ एंकर मुतारिफ कराई है, जो 24 आवर्स यानी 24 आवर्स, पूरा हफ्ता, पूरा साल बगैर किसी थकावट के खबरें पढ़ सकती हैं। ये वीडियो भी उन्होंने जारी की है, जिसमें अपना तारुफ भी कराती हैं, एक चैट बॉट की हैसियत से तारुफ कराती हैं, और उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने हज़ारों न्यूज़ एंकर से स्किल्स सीखे हैं। वाह, मतलब हमसे भी कुछ सीखा, हमसे भी कुछ सीखा, यू नेवर नो, बट जुबान का फर्क फिर भी आ जाता है। ये देखिए, लेकिन मेल प्रेजेंटर भी है वहाँ भी, हम देख रहे हैं ना। और ये देखें कि उन्होंने एप्लीकेशन किस तरह से इस्तेमाल करनी है, और इसमें उन्होंने पूरी एक ना डेमोन्स्ट्रेशन दी है कि अगर आप उनसे कोई सवाल करेंगे, वो सेहत से जुड़ा हो सकता है, तालीम, रोजगार, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, कई और मौज़ूआत जिस पर आप सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अच्छा, अभी उनका डेटा थोड़ा सा लिमिटेड है, फिलहाल के लिए। लेकिन जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे बढ़ रही है, किस तरह से प्रोग्रेस हो रही है, मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें जहां पर रिप्लेसमेंट आ सकती है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। और ये देखिए, Are you scared? I'm not scared। देखें I'm not scared. I'm not scared why? Because देखें दुनिया बदल रही है। I look happy but deep down I'm sad. I'm not scared। हाँ जी, बहुत अच्छे इस तरह की खबरें पढ़ के हमें खुशी हो रही होती है कि टेक्नोलॉजी किस तरह से आगे बढ़ी है और किस तरह से हमारी जिंदगियों में आसानी आ रही है। अब 24 घंटे इंसान तो बैठ के खबरें नहीं पढ़ सकते, शिफ्ट चेंज होती है, लेकिन ये एक रोबोट है जो कि 24 घंटे या पूरी जिंदगी बैठ के खबरें आपको हमेशा बाखबर रखेगा। और इसके लिए होता है आसानी क्या होगी, कोई खबर आपके सामने आई ना और आपने चेक करना है इस खबर की ऑथेंटिसिटी, तो आपने जैसे ही लिखना है उस पर कि भाई ये बताओ जरा कि क्या शाहिद अफरीदी साहब ने इमरान खान के खिलाफ कोई बयान दिया था, वो फौरन बताएगा यार दिया था या नहीं वैसे दिया था, ये बताएं वैसे दिया था, क्योंकि हर तरफ सोशल मीडिया पे ये तबसरा चल रहा है कि उन्होंने बयान दिया है और उनको बहुत ज्यादा उसके ऊपर बैकलैश जब आ गई है ना तरदीद, इसका मतलब है कि कोई उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। वैसे वो शेब अख्तर के प्लस्तर से मुतालिक एक बयान था, लोग तो रोड मरोड़ की चीजें पेश करते हैं ना, सोशल मीडिया में ऐसे हो भी जाता है। ये है टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आप सोशल मीडिया की अगर बात करते हैं, ये ड्रॉबैक्स है जो कि हमारे सामने आ रहे होते हैं शोएब, कि बात कहां से कहां जुड़ के और किस तरह से उसका कॉन्टेक्स्ट डेवलप कर दिया जाए वो आपको पता नहीं होता। शाहिद अफरीदी ने इस बयान को क्लैरिफाई भी किया है, उन्होंने कहा कि मैंने बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं की। तो आइए सुनवाते हैं आपको कि उन्होंने आखिर कहा क्या। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं देख रहा हूं कि कल से सोशल मीडिया के अंदर जो मेरे नाम से एक स्टेटमेंट अबाउट इमरान भाई चल रही है, बहुत ही अफसोस की खबर है। जो भी इस चीज को लेके चल रहा है वो एक बहुत ही गंदा या गंदी सियासत करने की कोशिश कर रहा है। मैं इस सियासत में न पढ़ना चाहता हूं, न इसका हिस्सा हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी हिम्मत है, अगर मुझे कुछ कहना होता है तो मैं खुद से कह सकता हूं। मेरे किसी भी सोशल मीडिया कहीं पे भी आप मुझे दिखा दें कि मैंने इमरान भाई के हवाले से कोई ऐसी बात की हो, सो प्लीज मुझे इस गंदी सियासत का हिस्सा ना बनाएं। आप लोगों को आपकी सियासत मुबारक हो। मेरा बिलीव सिर्फ एक किस्म की सियासत है, वो अवाम और इस मुल्क की खिदमत करना है। दैट्स इट, थैंक यू। ये क्लैरिफिकेशन आ गई। इस पर हम जरूर लोगों से भी कहेंगे कि प्लीज बी द बैरियर। जब भी आप ऐसी कोई खबर देखें जिसको आपको शक हो या लगता हो कि इसमें गड़बड़ हो सकती है, प्लस अगर वेरीफाइड नहीं है, बी द बैरियर, आप वो शेयर ना करें खबर। अब देखें उनको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ रही है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट शाहिद अफरीदी। हम नॉर्मली भी देखते हैं कि बहुत सी खबरें ऐसी आती हैं कि फिर क्लैरिफिकेशंस बाद में आती हैं। कोई खबर आप तक पहुंचे, वेरीफाई करें, फिर शेयर करें, और अगर गलती का एहसास हो जाए तो माजरत भी कर लें, उस खबर को वहां से हटा भी दें जो भी आपने शेयर किया है, पोस्ट किया। और इसके बाद भी, ये बयान सुनने के बाद भी, इस वक्त अभी जो हम ये न्यूज दे रहे हैं वहां पर भी जिन लोगों ने शेयर किया है वो इस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन नहीं अगर फैलाएं तो हमारे क्लिप शेयर किया करें ना, हमारे क्लिप शेयर किया करें, ओके ठीक है, सबसे आगे देखा करें और हमारे क्लिप शेयर किया करें सोशल मीडिया पे। अब हम आपको लेकर चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का एक दरिया है जी, रिवर डार्लिंग, यहाँ पर लाखों मछलियां अचानक मुर्दा हालत में पाई गई हैं, और ये पहली बार नहीं हुआ, ये इससे पहले 2 दफ़ा हो चुका है। और ऑस्ट्रेलियाई माहिरीन ये कह रहे हैं कि यहाँ जो पानी का ख़राब बहाव है और जो टेम्परेचर है,
ये रीज़न बनता है। टेम्परेचर बहुत बढ़ गया था, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है यहाँ पर तो फिर ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये मछलियों की मौत का बाइस बिल्कुल जी। और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी भी हो जाती है, जिसकी वजह से मछलियाँ सांस नहीं ले पा रही होती और इस तरह की इतनी ज़्यादा तादाद में मछलियाँ मरना शुरू हो जाती है। 2019 में भी शुएब इसी जगह पर 10 लाख मछलियाँ मर गई थी, सेम रीज़न की वजह से कि टेम्परेचर ज़्यादा हुआ और उसके बाद ऑक्सीजन डेफिशिएंसी और गंदे पानी का वहाँ पर आना, ये भी एक रीज़न है। इसीलिए लोग वहाँ पर ये कह भी रहे हैं कि इसको सीरियस क्यों नहीं लिया जा रहा है। ये पहली बार नहीं हुआ, जब पहले हुआ था उसके बाद सीरियस क्यों नहीं इस मामले को लिया गया, क्यों इसको बेहतर नहीं किया गया। चलो एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपको मिलवाएंगे एक जबरदस्त सितारे से जो K2 के सामने भी जगमगाता है और हमारे स्टेडियम के ऊपर भी चमक रहा होता है। मिलवाएंगे उनसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले जिक्र हमने किया था कि मुलाकात कराएंगे आपके उस सितारे से जो हर जगह जगमगा रहा है। जनाब हम बात करें खतरों के खिलाड़ी होरासियो लॉरेंस की, जिन्होंने PSL फाइनल की जो इख्तितामी तकरीब है इसमें पैराग्लाइडिंग का शानदार मुजाहरा करके शायकीन को बिल्कुल हैरान कर दिया। और ये पहली बार हम देख रहे हैं कि PSL के इस तरह से जिसमें कहते हैं चीज़ें ऐड अप हो जाती हैं कि किस तरह इस बार इसको मुनफरिद नया करना है। तो ये जनाब इस बार ट्रॉफी आई और अलग से अंदाज से आई, और सबसे अच्छी चीज़ शुएब ये कि किस तरह से हमारा इमेज अच्छा जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, हमारे पाकिस्तान की खूबसूरती किस तरह से सामने आ रही है। इससे पहले भी जिस तरह हमने K2 की वीडियो दिखाई थी कि K2 के ऊपर इन्होंने, मैं तो उसको स्टंट्स ही कहूंगी क्योंकि बहुत मुश्किल था अराउंड K2। अच्छा इसका याद है हमने बताया था कि बहुत अटेम्प्ट्स इन्होंने की थी लेकिन वो कर नहीं पाए थे। K2 के ऊपर जाना चाहते थे लेकिन K2 के अराउंड ये कर पाए थे दिस पैराग्लाइडिंग। तो ही इज पैरा मोटर एथलीट, स्पेन से इनका ताल्लुक है, कई मुल्कों में परफॉर्म कर चुके हैं लेकिन इस बार सबको इन्होंने हैरान किया जनाब। ये वो मंजर जिससे इन्होंने सबको हैरान किया था। तो जरा सा जो इसका आगाज है उस पर पहले जिक्र करते हैं सबीन कि सबसे पहले होरासियो लॉरेंस को हमने, अगर इस इवेंट की हम बात करें, पहले एक वीडियो प्ले की जाती है जिसमें दिखाते हैं कि जैसे उन्होंने पैक किया, ट्रॉफी रखी बड़े ही खूबसूरत अंदाज से इस ट्रॉफी को पैक करके, और ये है मुल्तान का स्टेडियम, मुल्तान के स्टेडियम से वो पैक करके और उस ट्रॉफी को लेकर जाते हैं जनाब फजाओं की तरफ, हवाओं की तरफ। ये तो सिर्फ मुल्तान का स्टेडियम दिखा रहे हैं, ये देखिए दिखा रहे हैं, ये देखिए आगे ये दाखिल हुआ मुल्तान क्या एंट्री थी, क्या एंट्री थी, बाकी छोड़ें क्या एंट्री थी, वाह वाह वाह। एनर्जी ड्रिंक भी जबरदस्त। और ये जनाब तैयारी तकरीबन मुकम्मल, ये देखिए जी तैयारी, ग्लासेस पहन लिया, एडवेंचर का शौक है लेकिन एहतियात पूरी है, पूरी एहतियात। और ये देखिए जी अब वो तैयार है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम से फ्लाई करने के लिए और ये गए वो जबरदस्त ऊपर। पैरा मोटर एथलीट होरासियो लॉरेंस फ्रॉम स्पेन इन मुल्तान, ब्रदर कहना चाहिए कि फ्रॉम मुल्तान टू लाहौर। और ये देखिए कि पहले उन्होंने बड़े अच्छे शॉट्स दिए हैं मुल्तान स्टेडियम के और इतने करीब से वो गुजरते हैं सबीन के, एक दफा मुझे भी डर लगा कि कहीं टच ना हो जाए। और ये मुल्तान से जब गुजर रहे हैं, मुल्तान की फजाओं से गुजर रहे हैं तो उन्होंने कहा खुदा हाफिज मुल्तान। अब वो ये रावी के ऊपर से गुजर रहे हैं। क्या एक्सपीरियंस है उनके अपने लिए, क्या एक्सपीरियंस है और देखने वालों के लिए क्या खूबसूरत एक्सपीरियंस। अभी रावी को टच करेंगे। Really? There you go. Oh my God, that was scary. That was scary. Look at this one. बिल्कुल उस पानी के करीब जाकर टच करके और फिर उसके बाद आगे जाएंगे और देखते हैं कि रावी के बाद कहाँ जाते हैं। क्योंकि जब यहाँ से रावी से जब वो गए ऊपर तो उसके बाद वो मुख्तलिफ स्पॉट से होते होते पहुंचे हमारे स्टेडियम यानी ये देखिए अभी तो मीनार पाकिस्तान के पास से वो गुजरे, फिर बादशाही मस्जिद भी आएगी और उसके बाद ये पहुंचेंगे स्टेडियम। शुएब ये सारे तो विजुअल्स हम दिखा रहे हैं तो हमने सोचा कि उनकी कहानी उनकी जुबानी क्यों ना सुने। तो हमारे साथ है इस वक्त होरासियो लॉरेंस, सबसे आगे में उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम टू सबसे आगे लॉरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ पैराग्लाइडिंग इन PSL फाइनल सेलिब्रेशंस। Well, it's been very incredible to be part of such an event here at the PCL. It's been really amazing to be at the final, bringing the trophy. Yeah, I think it's something completely new for me, flying in a stadium, cricket stadium. I was flying in football stadiums before, but especially flying Multan stadium and flying all around this beautiful city and then going to Lahore
that was super nice, and I love it being in the cultural part of the city. And yeah, that's been something completely for me, flying inside a city like that. And yeah, it was truly special. Great, and this was no doubt an amazing experience for all of us to see you actually. And we have also seen a video that when you were paragliding around K2. How did you come up with that particular idea that, you know, around K2, and what would you like to say about that experience? Well, we've been in Pakistan already a few times flying paragliding, and we wanted to be the first one to reach the K2, and we did it. So this is a dream that came true, but this dream has been in our heads for many years, to be honest. And yeah, like every time we've been here in Pakistan, we've been in Hunza, Karimabad, we've been at Hushe, at Buni. We did the distance record of the Himalayas in 2011. So every time we come here, we want a new chapter for our adventure here in this beautiful country. This time it's been flying the Baltoro and the K2, and I think we did it pretty well. I think I will have to come back anyway to accomplish the mission and to fly above the K2, which is still there. Exactly. Lawrence, you mentioned that you have been to Pakistan several times. So what did you like most about Pakistan during your stay here? Yeah, when it's about paragliding, Pakistan is one of the most beautiful countries in the world. And when it's about hospitality, culture, food, it is as well. So that's why we're here every few years, and we are planning to come back next year possibly, because we are always very welcome here and we feel like it's our second house. And Horacio, when and how did you started this paragliding, especially this para-motor thing? Well, I started paragliding when I was 12 years old, thanks to my uncle Felix Rodriguez, who has been teaching paragliding since 1987. So when I was, let's say, an adult, 12 years old, I convinced my mom to let me start paragliding. And since then I've been flying. I'm 40 years old now, so it's 28 years flying. So I feel like I'm more a bird than a human in some aspects. So yeah, this is my life and this is what we love. And that is how you became world champion for 5 times. So what is the secret of your successful career in paragliding? There is no secret more than work hard, be humble, focus your target, and drink Red Bull. Yeah, to be honest, it's been my dream since I'm a child to fly, and it's been my dream to become a world champion, and I've been always focusing to that, and I've been always working very hard for it. And I think it's not about having, you know, having a gift from God. I think it's having a gift from your heart, working hard, you know. There is nothing for free in this life. You have to work for it. And I think this is why I got to be here. Great. That's how you're chasing your dreams, actually. So how many countries have you performed so far? I've been paragliding in more than 50 countries all around the world. I've crossed Africa from north to south, flying 10 different countries. I've been flying the pyramids, Mayan pyramids of Tikal, 3,000 years old in Guatemala. I've been flying the Polynesia, French Polynesia, Marquesas Island, USA, South Africa, South America, like everywhere around the world. And it's in my top maybe 2, I don't know if it's the first, Pakistan. And I will come back to fly the Karakorum, because Karakorum is going to be in my heart forever. Also, we have seen your video where you were paragliding over the K2, the killer mountain, you can say. So what was the most dangerous adventure of your career? Let's say that the most dangerous adventure in our careers, mine and Tom the Dorlodot's one, it's been flying the Baltoro Glacier, because this place has no landings at all, only in Paju, the base camp where we were set. And we were flying every day inside the glacier to K2, Broad Peak, Gasherbrum 4, and this place has no landings. It's very dangerous to finish down there. Anyway, we were already set up to spend a few nights there if we needed. But luckily we were good enough to come back flying every day to Paju and land safely in Paju, where you have a beautiful river. Right, so Baltoro was the dangerous one.
And you have mentioned so many adventures. We would like to know at the end, what are the future targets? Yeah, we had 2 targets last year. First of all was to be the first one to fly the K2 and to fly around it and to climb its faces. But the second target was to fly above the K2. And we couldn't do it because the wind was not strong enough to do it. So we climbed it 7,600 meters, which is amazing, but we didn't accomplish the record, the altitude world record. Okay. And that's why probably we'll come back next year. Great. Yes. So thank you so much, Horacio Lawrence, for being with us in Subh Se Aage. We wish you good luck for your future targets. देखें जी कितना मजा है उनसे बात करके, उनकी जर्नी जानकर, और इट्स नॉट जस्ट अबाउट पाकिस्तान, लेकिन उसमें अच्छी बात है कि उन्होंने कहा कि ज्यादा मजा उन्हें यहीं पर आया। एग्जैक्टली बॉलटोरो की जो ये बात कर रहे हैं शोएब, मेरा अपना एक्सपीरियंस क्योंकि वहाँ पे हुआ है जाने का, सो इट्स वो वाकई बहुत मुश्किल है, स्पेशली टेम्परेचर के लिहाज से। तो जब भी कोई ऐसी डिस्कशन होती है तो आई कैन टोटली रिलेट कि किस तरह से ये लाइफ थ्रेटनिंग जर्नी है। अगर आप ट्रैकिंग करके जा रहे हैं तो अगर आप पैराग्लाइडिंग करें या आपको इतने रोज वहां पर स्टे करना पड़ रहा है तो वाकई लाइफ थ्रेटनिंग जर्नी है। और देखें ना, उन्होंने जिक्र भी किया कि चूंकि K2 के ऊपर जाना चाहते थे, उसके ऊपर से देखना चाह रहे थे K2 का नज़ारा, लेकिन वो विंड स्ट्रांग नहीं थी। एनीवेज, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपकी मुलाकात कराएंगे हमारी सबकी बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही क्लोज, हम कहेंगे जी कि उनसे बड़ा कुछ हम सीखते हैं, बहुत से अदाकार उनसे सीखते हैं, बड़े खुश मिजाज हैं, और जो ड्रामे में कहते हैं ना कि जान डाल देती है उनकी अदाकारी, तो वो गलत ना होगा। लैला ज़ुबैरी आज बनेगी हमारी मेहमान ब्रेक के बाद। वेलकम टू सुबह से आगे, वेलकम बैक बल्कि कहेंगे सबको जी, वेलकम बैक जी, सुबह से आगे में खुश आमदीद। शुएब, आज क्योंकि हम कह रहे हैं कि हैप्पीनेस डे है, ठीक है, हम क्या कहते हैं, खुशी का आलमी दिन आज मना रहे हैं। हमेशा पहले हमने खवातीन का आलमी दिन बनाया, आज हम जनाब खुशी का आलमी दिन मना रहे हैं। हाँ, खवातीन की खुशियों का आलमी दिन, वैसे खुशी का जेंडर होता है? खुशी का जेंडर नहीं होता। होती है, होती है, खुशी होती है, लेकिन होता नहीं है, होता नहीं है, दुख होता है, यानी मर्द ना दुख होता है लेकिन खुशी होती है वैसे। अच्छा, वैसे सुबह आपका दिमाग कैसे चला इतना? कॉफी पी है क्योंकि आज खुश शुएब भी, तो खुशी का कोई भी जेंडर नहीं होता, मुज़क्कर मोनस बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा शुएब, ऐसे बहुत सारे चेहरे होते हैं ना, जब हम कहते हैं कि हम बोर हो रहे हैं या हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं जा रहा, तो फिर आप टीवी लगाते हैं और फिर ऐसे चेहरे, ऐसे किरदार हमारे सामने आते हैं जो कि खुशियां बिखेरते हैं घर बैठे हमारे चेहरों पे। ड्रामा जैसा भी हो, उसमें उसका प्लॉट जैसा भी हो, कुछ चेहरे वाकई ऐसे होते हैं, उन पे जचती ही एक ना वो पॉजिटिव रोल है कि वो घर को भी जोड़ने की बात कर रही हैं, कोई इशू है तो उसको कैसे हल करना है उसकी बात करती हैं, और वो नजर ये आता है कि शायद ना बिल्कुल रियल लाइफ से जुड़ी हुई वो चीजें हैं। बड़ी ही जबरदस्त पर्सनैलिटी है जी, हम सबकी फेवरेट। मैंने ब्रेक पर जाने से पहले जिक्र किया था जनाब लैला ज़ुबैरी साहिबा का, आज उनकी बेटी भी साथ मौजूद है, तानिया ज़ुबैरी। दोनों को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू एंड टू ऑल। क्या करती हैं खुशी के लिए लैला जी, पहले ये बताएं। बस खुश रहती हूँ। मुस्कुराती कैसे हैं? अल्लाह ने बना के ऐसा भेजा है, मतलब चेहरा ही ऐसे स्माइलिंग, चेहरा ही ऐसे बनाया है। मेरे हस्बैंड को तो बड़े बाज़ दफ़ा एतराज़ हो जाता है, कहते हैं तुम इतना ज़्यादा हंसती हो कि लोग गलत मतलब भी ले लेते होंगे हर बार। और मैं क्या करूं, मेरी नेचर में है, मैं हाँ बात बात पे हंसना मुस्कुराना, मगर मैं समझती हूँ बात अच्छी बात है ये। और असर होता है आपकी पर्सनालिटी, बिल्कुल आसपास माहौल, इसका बच्चों पे भी असर होता है। अब बच्चे भी वही पर्सनालिटी है, तानिया रहती है इस तरह, बिल्कुल बहुत बहुत असर रहता है। ये खुश रहती हैं, हम खुश रहते हैं, जितने से ये खुश रहेंगी हम भी खुश रहेंगे, ऐसा ही। और हमारे बच्चे भी खुश रहते हैं। बल्कि कल ही की बात है कि मेरी बेटी थी, वो सारों का वो डिस्क्राइब कर रही थी कि मॉम एंग्री दिस दैट, तो वो कहती हैं ग्रैंडमा ऑलवेज स्माइलिंग। 5 साल की देखा ही उन्होंने ये, घर में भी यही देखा, टीवी पे भी यही देखा है। बिल्कुल ऐसे ही है। कभी आपने वैसे गिला किया इनसे किसी भी ड्रामे को देखते हुए कि वो ड्रामे में जो आप जिनकी अम्मी बनी हुई थी ना, बड़ा आप उनसे प्यार कर रही थी, मेरे साथ आपका रवैया कुछ दूसरा होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, नहीं होता। वो फुल टाइम घर को देती हैं, चाहे हमें कभी ये फील ही नहीं हुआ कि ये बिजी हैं या नहीं है। शी हैज ऑलवेज बिन देयर, जब भी हमें जरूरत
जरूरत थी, नहीं भी थी, तब भी वो यही थी हमारे पास। डांट पड़ी है बचपन में, मार तो चले कोई हमेशा ये जरूर सुना है कि अभी तुमने मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा। मामला यहीं पे आकर रुक जाता है। वैसे शुएब हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते कि आप ये जुमला बोलेंगे, तो यही जुमला जरा बोल के दिखाएं तानिया। गुस्से में कैसे कि अभी तुमने मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा। प्यार में कह के दिखाएं। तानिया अभी तुमने मेरा प्यार देखा है, अभी गुस्सा नहीं देखा। और हम कहते होते आगे अब दिखाई दें, अब इतने सालों से आप कह रहे हैं, हो ही जाए। इसकी एक्टिंग भी नहीं कर सकती, वैसे तो बड़ी अच्छी एक्टिंग करती है, लेकिन घर में नहीं कर सकती। स्माइल करते हुए यही जुमला कह रही है। मैंने कहा कौन डरेगा आपसे? कोई नहीं डरता। इन्होंने किसी को डांटना होता है मुझे बुलाती है कि जरा तुम कह दो। क्या बात है जी। तानिया अच्छा डांट लेती है ना, तो इसको मैं बुला लेती हूँ डांटने के लिए। ये जरूरी है, घर में एक बंदा ऐसा होना चाहिए जिससे आपने किसी को अगर डांट पड़वानी तो वो हो, रोब हो। तो हम नाज़रीन से भी कहते हैं जनाब आप हमें कॉल कीजिए अगर आप बात करना चाहते हैं लैला ज़ुबैरी साहिबा से, उनकी बेटी साथ मौजूद हैं, दोनों से बात भी आप कर सकते हैं। और आपने ज़रूर बताना है कि खुश रहने के लिए आप क्या करते हैं, तो ये आप हमें कॉल कीजिए, ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ मैं और जानना चाह रहा था आपसे कि जिस तरह आपने बात भी की ना तानिया आपने कि हमेशा वक्त दिया, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू लिया हम एक पर टिपिकल क्वेश्चन होता है ना कि जी कैसे बैलेंस करते हैं प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ, क्योंकि आज आप खुद साथ मौजूद हैं, बता भी रही हैं। इतनी लंबी हम रिकॉर्डिंग्स देखते हैं, जिस तरह PTV के टाइम से लेकर आज तक माशाल्लाह डिफरेंट चैनल्स के साथ मुंसलिक आपके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स, वो ड्रामाज हों, फिल्म्स भी हों, टाइम कैसे निकालती हैं ये घर के लिए? हमें तो लगता नहीं निकालती, या आप कैसे कह रहे हैं निकालती हैं? हमारे लिए तो निकालती है भैया, आपका नहीं पता। नहीं, बेसिकली इनका बड़ा सेट है और माशाल्लाह शी इज सो फुल ऑफ एनर्जी कि वो कभी भी थकी भी नहीं होती। पहली चीज हमेशा ऐसे रखे, और शायद ये इनके हंसने की वजह से यू नो बॉडी में ऐसे केमिकल्स हैं इनके जो उनको हर वक्त एक्टिव भी रखते हैं। तो कभी हमारा कोई स्पेशल ओकेजन है या कभी बचपन में कोई रिजल्ट डे था या एग्जाम्स थे, इन्होंने अपनी प्रायोरिटी हमेशा से सेट की है। हमेशा से अगर रिकॉर्डिंग की डेट्स भी देनी है या कुछ उनका नहीं, उस दिन मैं नहीं आ सकूंगी, वो दिन मेरी बर्थडे का है। मैंने जब ये अपना प्रोफेशन जब ज्वाइन किया तो मैंने जब ही डिसाइड कर लिया था कि माई फैमिली एंड माई होम कम्स फर्स्ट। प्रायोरिटी मैंने अपनी प्रायोरिटी सेट कर ली। अगर हर शख्स अपने ज़िंदगी में अपनी प्रायोरिटी सेट कर ले और थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट करे तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। जिंदगी में नेगेटिविटी को कैसे डील करती हैं? अगर इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट, बाज़ औक़ात आप जहाँ काम कर रहे होते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ नेगेटिव हो जाता है, बिल्कुल, तो किस तरह से बैलेंस करती हैं, मूड को कैसे अच्छा रखती हैं? देखिए मेरा ये बिलीफ है कि हैप्पीनेस और खुशी जो है वो इंसान के अंदर होती है, आपको खुद से वो तलाश करनी होती है। आपको कोई भी ला के नहीं दे सकता खुशी, आप खुद से तलाश करते हैं अपने अंदर वो खुशी। अगर आप खुद पॉजिटिव हैं तो आप पॉजिटिव वाइब्स भी आपके अतराफ आप फैलती हैं, लोगों को भी मिलती हैं वो पॉजिटिव वाइब्स। और अगर कुछ नेगेटिविटी भी है तो आप उसको भी पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं अपनी पॉजिटिव नेचर से, उस एनर्जी से, अपनी पॉजिटिव एनर्जीज के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। एक कॉलर भी लला जी, उनसे देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। शाहनवाज फ्रॉम इस्लामाबाद, गुड मॉर्निंग शाहनवाज, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इस लैला ज़ुबैरी से मैंने ये पूछना था, माशाल्लाह आपकी और आपकी बेटी में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। हम बराबर ही हैं तकरीबन। थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट जी। अच्छा, ये आपको भी कॉम्प्लीमेंट मिलता है कहीं पर कि बिल्कुल वालिदा की मुशाबियत है? बहुत ज्यादा। उसका फायदा भी होता है और नुकसान भी। फायदा और नुकसान भी जरा बताएं तो सही ना। फायदा बताओ या नुकसान? पहले फायदा। फायदा तो ये होता है कि ऑब्वियसली जब अम्मी की तरह लगती हूँ तो उन्हीं की तरह ट्रीट भी हो जाती हूँ। और नुकसान? नुकसान तो होता है, एक स्टोरी जो मैं हर एक को सुनाती हूँ, आपको भी सुना दूँ जरूर। एक दफ़ा मैं जा रही थी, थोड़ी सी ओवर स्पीडिंग हो गई मेरे से, तो मुझे पुलिस वाले ने रोक लिया। उसने कहा चलान दें, ये आपका तो लाइसेंस है, आपका चलान होगा। मैंने कहा भाई रहने दें, देख लें, अच्छा ये ID कार्ड ले लें, लाइसेंस ले लें, नाम तो पढ़ लें। नाम पढ़ के शक्ल देख कहते आप लैला ज़ुबैरी की बेटी हैं? मैं कहा जी। आपका तो मैं ज़रूर चलान करूँगा। मैंने कहा क्यों भाई? कहते कल उनको छोड़ा था। और फिर चलान हुआ? हुआ। आपकी वजह से मेरा चलान हो गया। आपका नहीं हुआ था? आपका नहीं हुआ था कल।
सेम जगह पे उसी जगह रोका उसने जहाँ मुझे रोका था। फिर बनता था, देखिए फिर तो बनता था। वो मेरे पास आया कहने लगा आप ओवर था स्पीडिंग कर रही थी। अब आप इतनी बड़ी आर्टिस्ट है, मैं आपको क्या कहूँ, बस वार्निंग ही दे सकता हूँ। वो मेरे से पूरी हो गई वार्निंग। लेकिन देखिए ना, अल्लाह आपको और इज्जत दे दीजिए। इज्जत की वैसे आइंदन तो नहीं की ना, उसके बाद मैंने इज्जत भी दे और साथ में ये कि कानून को नहीं, बिल्कुल मैं बिल्कुल फॉलो करती हूँ इत्तेफाक से। आप रिस्पॉन्सिबल हैं भी? हाँ नहीं, मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं बिल्कुल करती हूँ। बल्कि मैं तो जब हम कोई ड्रामा भी कर रहे होते हैं, ड्रामे में भी कोई ऐसे सीन्स होते हैं, तो मैं इसमें कोशिश करती हूँ कि सीट बेल्ट ज़रूर बांधी जाए। और जो भी मेरे साथ होते हैं उनको मैं यही कहती हूँ, सीट बेल्ट ज़रूर बांधें और फ़ोन पे बात ना करें ड्राइव करते हुए। ये इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए जो हम ड्रामे में भी दिखाते हैं उसमें भी, क्योंकि लोग देख के भी सीखते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस पे ज़रूर जोर देना चाहिए हमें, ताकि एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी हो जाए। यू बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, इसका एक इम्पैक्ट भी होता है। एग्जैक्टली, लेकिन कभी-कभी हो जाता है वो गलती, वो हर इंसान से, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या कोई सेलिब्रिटी हो जाए तो बेटी को चलान हो जाता है। बेटी के चलान हो जाता है, हो जाता है। एक और कॉलर है आयशा नौरीन फ्रॉम लाहौर। आयशा, गुड मॉर्निंग, क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि लैला ज़हरी जो है ये हमारी बहुत फेवरेट एक्टर है। माशाल्लाह से इतनी प्यारी हैं, इनकी स्किन इतनी प्यारी है, ये इतनी एज में भी जाके माशाल्लाह इतनी खूबसूरत हैं। तो वाह बे वाह, जबरदस्त। वो कह रही है इतनी खूबसूरत है, स्किन इतनी प्यारी। अच्छा, वैसे अच्छी स्किन के लिए कैसे ग्लो अभी तक कैसे है? ये भी हंसने मतलब हमने हमेशा से इनको इसी तरह से देखा है। तो क्या स्किन की रूटीन होती है, लड़कियां जानना चाहती हैं? नहीं, इतनी कोई ख़ास मैं कोई ऐसी केयर नहीं करती, मगर हाँ मैं ज़रूर ये है कि महंगी क्रीमें नहीं इस्तेमाल करती कोई भी, क्योंकि केमिकल्स बहुत होते हैं। फेशियल्स नहीं कराती। मैं बिल्कुल जो घरेलू किस्म की चीज़ें यूज़ करती हूँ, उससे मेरे ख्याल से बेहतर रहती है स्किन। बताया ना टोटके जरा जो आप यूज़ करती हैं। और एक कोल्ड क्रीम एक यूज़ ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मॉइस्ट रखना होता है स्किन को। पानी ज़्यादा पीती हूँ और रात को बिल्कुल क्लेंजिंग बहुत अच्छी करती हूँ, क्योंकि मेकअप बहुत होता है ज़ाहिर है शूट्स में। मैं खूबसूरत रहना चाहता हूँ। फौरन आप भी पानी पिए, सारे एक गिलास पानी पिए पहले। पी ले, तो रोजे शुरू होने वाले। पियो पियो, पानी पियो, खूबसूरत रहोगे। पी लो वरना रोजे शुरू होने वाले। बेटी क्यों नहीं आई? देखें, लगती भी आप जैसी हैं। आई थी, मगर उसको इतनी जल्दी अवार्ड मिल गया कि उसने कहा बस। ये एज ए चाइल्ड स्टार टीवी पे काम किया था और बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड मिला था इसको उस वक्त। और आई होप कि सिफारिश तो नहीं हुई थी कोई? नहीं, कोई सिफारिश नहीं, टैलेंटेड है जी, टैलेंट था। बल्कि हुआ ये था कि उस वक्त तक बच्चों के अवार्ड्स होते नहीं थे। ओके। तो वो ड्रामा गया था किसी बड़ों के लिए वहाँ पे। मुझे बाद में उन्होंने एमडी ने खुद ये बात बताई जो उस वक्त के थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास वो ड्रामा आया, तो जब हमने देखा तो हमने कहा कि इसमें तो बच्ची की एक्टिंग सबसे ज़्यादा अच्छी है, तो बच्चों का अवार्ड क्यों नहीं है? तो फिर उन्होंने क्रिएट किया। उनका आपकी बेटी को देख के हमने ये अवार्ड क्रिएट किया था। और ये थी 5 साल की, इतनी छोटी सी, और हमने लग रहा था कि ये तो अवार्ड जब वो आवाज़ देंगे तो सो जाएगी नहीं। अकेली बैठी हुई थी, मगर बड़े मज़े से उठ के चली गई है। कितने साल की थी उस टाइम पे? 5 साल की। 5 साल की बच्ची, जबरदस्त। क्या उस वक्त तो कोई सेंस ही नहीं था। उन्होंने मुझे कहा था जब अपना नाम अगर सुनाई दे तो यहाँ से चल के जाना, वहाँ स्टेज पे जाना, वो एक अवार्ड देंगे, वो लेके आ जाना। हालांकि आज के बच्चे थे ना, फिर भी 5 साल के बच्चे को समझाना कि भाई अवार्ड लेकर इतना भारी था अवार्ड, यूं गिर गया मेरे। बहुत ही हेवी पीटीवी अवार्ड तो इतना हेवी होता है, बेचारी ने पता नहीं कैसे उठाया होगा। और मैं उठा के लाई रखा, मैं सो। एक और कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं वो क्या कहती हैं। जी शगुफ्ता है बुरे वाला से। जी शगुफ्ता, क्या कहेंगी? हेलो शगुफ्ता, प्लीज बताइएगा क्या कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं इनसे बात करना चाहती हूँ, लैला ज़हरी से। कीजिए। जी शगुफ्ता, मैं सुन रही हूँ। मैं दीन के हवाले से आपकी बात करना चाहती हूँ। जी, दीन से हवाले की ये बात है जो आजकल लाइन ड्रॉप हुई है, चले हम इस पर बात तो करें। अच्छा, और जब आप बता रही थी अपने वो अवार्ड उठाया भारी और सो गए, हम उसी पे जरा वापस आते हैं कि उसके बाद दिल नहीं कि और अवार्ड जमा करूं। बच्चे जमा करते हैं, रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। मैं पीक पर पहुंच चुकी हूं रिटायरमेंट में। आई रीच माय पीक एट द एज ऑफ 5, फिर तो क्या नहीं, बट आई फाइंड दिस प्रोफेशन वेरी डिफिकल्ट। ओके, मतलब बिल्कुल आसान नहीं है। लोग कह देते हैं कि अच्छा ड्रामा देखा, पसंद नहीं आया, बंद के, इसके पीछे क्या कुछ नहीं होता। आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कोई टाइमिंग नहीं है, मतलब अफ्तारी से सहरी तक रिकॉर्डिंग है, हर वक्त तैयार रहना है, पेशेंस, स्क्रिप्ट,
हर कोई ये नहीं कर एक सीन के लिए आप पूरा दिन आपका गुजर मतलब जाता है, मतलब आप 20 दफा वो रीटेक हो रही है, सब कुछ है। बिल्कुल आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल प्रोफेशन है। इसमें आपको पेशेंस चाहिए, आपको एक पर्सनालिटी चाहिए, हर एक ही नहीं हो सकती। एंड कूडोस टू ऑल ऑफ यू जो आते हैं टीवी पे, मेरे अंदर वो पेशेंस नहीं है। मैं एक डेस्क जॉब कर सकती हूँ, ठीक-ठाक पेशेंस बिल्कुल है। और अल्लाह कायम रखे जी, यही दुआ। एक और कॉलर है हमारे साथ, खान साहब फ्रॉम इस्लामाबाद। गुड मॉर्निंग, क्या कहना चाहेंगी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं आंसा इज्जत बात कर रही हूँ फ्रॉम इस्लामाबाद। आंसा, मैं आई स्टैंड करेक्टेड। आंसा प्लीज बताइए क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं लैला ज़ुबैरी मैम से बात करना चाहती हूँ। जी कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी मैम, आप से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप पाकिस्तान का फख्र हैं और हमारा गुरूर हैं। बहुत शुक्रिया। और आपकी मोहब्बत। आपको जब देखा और खूबसूरत लगा, और यकीन जानिए कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। और आज भी आप माशाल्लाह, और आइंदा भी मेरी दुआ है कि हर आने वाले साल में आप खूबसूरत नजर आए और हमें जो है ना अपनी अदाकारी से जो है ना और महसूस करती रहें। थैंक यू सो मच। क्या बात है, देखिए लोग कितना प्यार करते हैं। और ये है कि इतने सालों में ये इज्जत कमाई है। लोग पूछते हैं ना क्या कमाया, क्या बनाया। हाँ बिल्कुल। कितने पैसे हुए, बैंक बैलेंस। हर अवार्ड से बढ़ के ये चीज है जो हमें इस तरह का प्यार मिलता है ना, तो मैं कहती हूँ कि कोई भी अवार्ड इसका मुकाबला नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे। एक आपने सवाल भी करना था सबीन इनसे, आपके पास एक नोट था जाली। ओह हाँ, मेरे पास एक, पहले बता दिया। सॉरी ये इन्होंने लेकिन एक प्लॉट सेट किया है, हो सकता है ये असली नोट हो, यू नेवर नो। अच्छा, ये 5000 का नोट है मेरे पास। ये आप मुझे देख के बताएंगे ये वाकई असली है या शुएब कह रहे हैं? दे देना उनको, है कि नहीं, चेक करके बताएंगे इसमें नकली है तो इसमें क्या गलती क्या है। अच्छा, एक नोट में जब आप चेक कर रही होती हैं असली या नकली है, तो क्या क्या चीजें पहले देख रही होती हैं? क्या लैला ज़ुबैरी को असली नोट की पहचान है या नहीं? ट्रन ट्रन ट्रन। ब्रेकिंग न्यूज़। अच्छा, इसमें क्या है भाई? इसका एक तो ये फटा हुआ है कोना। चलो, ये तो चल ही नहीं सकता। नहीं है, नंबर तो पूरा है, नंबर पूरा है तो चल तो सकता है। ये कुछ मुझे अनयूजुअल सा लग रहा है यहाँ जो लिखा हुआ है। अच्छा, होता नहीं है ऐसा? पता नहीं, होता होगा, पता नहीं। गौर से नहीं देखते। ये डायरेक्ट एटीएम यूज हो रहा होता है, कार्ड यूज हो रहा होता है, कार्ड अब तो पैसे यूज नहीं हो रहे थे ना। अब तो प्लास्टिक एक नोट में आप देखती क्या है सबसे पहले कि क्या एक तो तार देखी जा रही होती है। तार है इसकी, तार तो है, यही देखी जाती है, यही देखी जाती है। तो ये आपको असली लग रहा है नकली है? जल्दी से बता दे। असली लग रहा है देखने में, तो असली लग रहा है। वाह वाह, असली नोट है भाई, सभी असली नोट है अपने पास। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिए, हमेशा बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। पहली बार ऐसे हुआ कि माँ बेटी के साथ हमने कहा जरा सेगमेंट करें और जान पाएं कि ये जो हम कहते हैं ना कि जो स्टार जिसकी मेहनत क्या वाकई ये बैलेंस करते हैं अपनी जिंदगी में, तो आज उस पर मोहर लगेगी, बैलेंस करते हैं। पहले फैमिली है, पहले पर्सनल लाइफ है, उसके बाद आपका काम है। एक ब्रेक की तरफ पढ़ते हैं, न्यूज ब्रेक है, वापस आएंगे, साथ रहिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। आपकी नहीं है आज बर्थडे? मैं वही सोच रही हूँ, आप मेरी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज। किसकी बर्थडे है आज? जिसकी आज बर्थडे उन सबको सुबह से आगे की तरफ से कहा जाता है जी हैप्पी बर्थडे टू यू। और हमारे बहुत ही प्यारे जो सितारे हैं आज हम उनकी बात करते हैं जिनकी आज बर्थडे। तो पहले किसको विश करें? आज सबसे पहले विश करते हैं, छोटे से शुरू करते हैं। नीलम मुनीर की आज बर्थडे है और वो आज अपनी 32वीं सालगिरह मना रही हैं। 32 ईयर्स की नीलम हो चुकी है। 1992 में मर्दान में उनकी पैदाइश हुई और उसके बाद एक्टिंग के करियर में जिस तरह से उन्होंने अपना नाम कमाया, उनके कितने फैंस हैं जिस वक्त देख रहे हैं, सबकी तरफ से, सुबह से आगे की तरफ से, हम न्यूज की तरफ से नीलम को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। मुझे ये लगता है कि वो छुप जाती है जब बर्थडे आती है। क्यों? देखे ना, अभी तक 32 साल की हैं। 32 साल वो, अच्छा बकौल उनके वो 32 साल की हैं, हो सकता है हो। नहीं हो, मैं लाइटर नोट कह रहा हूं बिकॉज़ उनकी छुपन छुपाई मूवी बड़ी हिट हुई थी ना, तो मैंने कहा ये छुप तो नहीं जाती कि मैंने बड़ा नहीं होना, मैंने यंग 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 रहना है। ठीक है जी, ये तो बात हमने कर ली नीलम मुनीर की, उनको बर्थडे विश की। इसके बाद हम बात करते हैं मारूफ अदाकारा समीना अहमद जी की। समीना अहमद की भी आज बर्थडे है, 73वीं बर्थडे है उनकी, और उनको भी हम कहते हैं जी हैप्पी बर्थडे टू यू। और अपने जो उनके परस्तार हैं, जो चाहने वाले हैं,
वो सब उनको जो आज विश कर रहे हैं, तो हमने कहा हम भी विश करते हैं। आज भी उतनी ग्रेसफुल जिंदगी की 73 बहारें देखी हैं समीना जी ने, और किस तरह से नाम बनाया। आज भी कितनी उसी तरह से अपनी एक्टिंग में कमांड और खूबसूरती और ग्रेस, और स्पेशली जिस तरह से साड़ी को कैरी करती हैं। इस वक्त हम पिक्चर भी उनकी ऑरेंज साड़ी बनी है। मैं देखना चाहूंगा कि सरमद सिवाई साहब ने बर्थडे की कैसे सेलिब्रेट की है। हाँ, मंजर सिवाई साहब की मंजर सिवाई साहब ने कैसे उनकी बर्थडे सेलिब्रेट की है। और ये देखने के साथ साथ सबीन, हम ये भी ज़रूर जिक्र करते हैं कि एक ड्रामा उनका ऐसा जिसने एक डिफरेंट उनको पहचान दिया, फैमिली फ्रंट। एग्जैक्टली, जो हम सब देखकर बड़े हुए 90s के जो बच्चे हैं, 90s किड्स इस वक्त जो देख रहे हैं, मेरे ख्याल में हम सब का फेवरेट ड्रामा जो होता था वो फैमिली फ्रंट होता था। और सबीना जी की अदाकारी और उस टाइम पर जो उनकी ग्रेस, वो भी डेफिनेटली उसके हमने विटनेस किया। वो गाना सुनाने लगे। कौन सा गाना? बस कोई गाना कहाँ से आया बीच में? बर्थडे का दिन है आज, कोई गाना नहीं सुना देना। बार बार ये दिन आए, वो एक है ना, जो तुम जियो हजारों साल। नीलम के लिए भी, और इस वक्त नीलम मुनीर भी आपको देख रही हैं, समीना जी भी आपको देख रही हैं। तो नहीं, वो दोनों आपको देख रही हैं। वो चाहती है कि आप गाकर उनको बर्थडे विश करें। बार बार ये दिन आए, मुझे आता नहीं है ये वाला। आप गाएं ना, आप सुनाएं, क्या है जुमला? बार बार ये दिन आए, तुम जियो हजारों साल, चले इतना कर दें। नहीं, मुझे नहीं आता, मेरी ये दुआ नहीं आता, सच्ची में नहीं आता है। आज ना करें यार, किसी और। आज गला खराब है। आज ये सुपरस्टार बन गए। आज ये मुझे नहीं आता। मैं ऑनेस्टली मैं कतई नहीं इसमें, मैं कहता हूँ अगर आपने फैसला कर ही लिया है कि भाईजान सुनना है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है भाई। आपका फैसला, मेरा क्या जाता है। तो सुनाए YouTube पे सुने आज, ठीक है। बड़े आगे बढ़ते हैं। बात इधर पर चले। आज आपको बचती है, आज चले खैर, क्या याद आज मुझे खुशी का दिन है, तो मुझे खुश रहने देना। ये ना मैं इतना बुरा गाऊं कि मेरी आज की बाकी दिन की सारी खुशी जो है ना वो रह जाए। 5000 का नोट आज आपने मुझे दिया, आज आपकी सारी बातें मैं सुनूंगी। थैंक यू। वो 5000 का नोट असली है। असली है जी, ठीक है। चले बढ़ते हैं आगे। चले जी। एक और मॉडल हैं, अदाकारा हैं, सुनीता मार्शल साहिबा, उनका जिक्र करते हैं। फैशन ड्रामा इंडस्ट्री अपनी एक अलग मुनफरद पहचान है उनकी। मॉडलिंग में शानदार करियर, ड्रामा में जानदार किरदार, और इसी वजह से बेहतरीन अदाकारी की वजह से वो मशहूर हुई हैं। नाम उन्होंने बनाया, कई कामयाब ड्रामे हैं जी उनके। कई कामयाब ड्रामे हैं, ताहिर लाहौती है, और इसके अलावा और बहुत सारे ड्रामाज हम देख रहे होते हैं उनके साथ साथ। अभी पिछले कुछ अरसे में थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें सामने आती है। सोशल मीडिया का दौर है, तो छोटी सी चीज़ बहुत बड़ी भी बन जाती है, वो कॉन्ट्रोवर्शियल भी बन जाती है। तो कुछ कॉन्ट्रोवर्सी भी उनके हस्बैंड के हवाले से सामने आई, जो उनके हस्बैंड ने वीडियो बनाई थी सुनीता के एक इंटरव्यू के बाद, जिसमें सुनीता ने कुछ स्ट्रगल्स का जिक्र किया था हसन की, और हसन को वो अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि मैं चूज करूंगा कि मैं अपनी जिंदगी के किस हिस्से के बारे में कितनी बात करना चाहता हूं और क्या बात में नहीं करना चाहती। डेफिनेटली सोशल मीडिया पे वीडियो आप सबने भी देखी होगी, लेकिन they've sorted out that issue जी। उसके बाद सुनीता ने एक पिक्चर साथ लगाई थी, जिसमें उन्होंने कुछ ही दिन के बाद ही, कुछ ही एक या 2 दिन के बाद हार्डली मेरे ख्याल में, उन्होंने पिक्चर साथ लगाकर बताया कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो इनकी जो ग्रेस है, इस कपल की जो खूबसूरती है, और सुनीता की जो अपनी स्ट्रगल है, उसके बारे में हमने सोचा कि आज क्यों ना सबसे आगे में बात करें। तो सुनीता हमारे साथ। बिल्कुल सुनीता, गुड मॉर्निंग। जरूर जानना चाहते हैं आपसे कि आपका जो करियर है उसका आगाज कैसे हुआ, अदाकारी में कैसे हैं, किसको देखकर आई? वो कहते हैं ना रोल मॉडल होता है कोई, आपका रोल मॉडल क्या था, किसको देखकर इस फील्ड में आई थी? नहीं, रोल मॉडल तो उस वक्त कोई भी नहीं था, क्योंकि जहन में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं कभी इस फील्ड में आऊंगी भी। लेकिन बस वो एक ऑफर हुई शूट की, तो उस तरह से मॉडलिंग स्टार्ट हो गई। उसके बाद फिर ऑफर्स आने लगी ड्रामों की, तो कुछ अरसा तो खैर मैंने नहीं किए, लेकिन उसके बाद फिर मुझे लगा कि अच्छा, यू नो, व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई इट। तो बस फिर वो एक किया, फिर एक के बाद दूसरा, क्योंकि मेरा ख्याल है पर्सनली कि इस फील्ड में जब कोई आता है तो वो फिर बस आ जाता है, वो फिर वापस नहीं जाता। इसका एक अलग ही चार्म है इस फील्ड का। बिल्कुल ऐसा ही है सुनीता, हमने हमेशा देखा है कि जो एक दफ़ा इस फील्ड में आ गया वो वापस बहुत ही मुश्किल से जा रहा होता है। लेकिन हम देख रहे होते हैं नाम बना लिया, बहुत कम अरसे में आपने तो नाम बनाया, जिसका जिक्र आपने अपने कुछ इंटरव्यूज़ में भी किया कि आप अपने करियर की पीक पर भी रह चुके हो, डेफिनेटली अभी भी पीक पर है। लेकिन क्या मुश्किलात आई इस दौरान, क्या चैलेंजेस थे जो आपको फेस करने पड़े? आई थिंक आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा और बहुत ज़्यादा वो हर्डल्स भी नहीं आए। बस आई थिंक आई वाज लकी कि वो काम इत्तेफाक से ही बस मिल गया और फिर मिलता ही चला गया। मेहनत बहुत की मैंने, मतलब अगर दिन में शूट है या रात में शूट है तो मैं अपने तरफ से पूरी 100% देने की कोशिश करती थी, और काम बस ये कि अच्छा मिलता गया। मैं तो कहूंगी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि अच्छा ही काम, ऊपर वाले की मेहरबानी, अच्छा काम माशाल्लाह आपको मिलता है, अगर आप करती भी गई।
लेकिन इस सब में यानी स्ट्रगल पे तो आप कह रहे हैं कि उतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, बट बहरहाल एक सपोर्ट सिस्टम आपके पास होता है ना, तो आपकी इस करियर में स्पेशली इन द इनिशियल डेज सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसकी तरफ से थी? इस मामले में भी मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरे घर वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया और शादी के बाद मेरे इन-लॉज ने भी बहुत सपोर्ट किया और हस्बैंड की तरफ से बहुत ज़्यादा हेल्प थी, सपोर्टिवनेस थी, तो हर किसी ने सपोर्ट किया। ज़बरदस्त। मेरे ख्याल में बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनको एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है और उसके साथ साथ वो अपने करियर को इस्टेब्लिश करते हैं और अपने करियर को अभी तक आपने कंटिन्यू भी किया हुआ है। चलिए, जब आपने स्टार्ट की एक्टिंग, मॉडलिंग, शोबिस फील्ड में आने जब आप आई तो ऐसा कौन सा यादगार वाक़या है जो कि अब तक याद करती हैं, हमसे शेयर करना चाहें? अब एकदम से तो ये चीज़ें नहीं याद आती हैं, लेकिन मैंने वैसे अपनी करियर में अपनी लाइफ बहुत इंजॉय की है। जैसे मॉडलिंग में हमने बहुत ट्रैवल किया क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा फैशन शोज होते थे, तो वो टाइम बहुत इंजॉय किया मैंने क्योंकि फ्रेंड्स थे, हम सब एक ही सर्कल था, सारी मॉडल्स एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानती थी और मेरी सबसे ही अच्छी दोस्ती थी, तो मैंने बहुत इंजॉय किया। और फिर जब मैं एक्टिंग में आ गई तो एक्टिंग भी मैंने बहुत इंजॉय की। शुरू में मेरा शायद मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थी एक्टिंग में, लेकिन लेटर ऑन मैं काफी इसको समझ कर फिर करने लगी, तो फिर और भी ज्यादा मजा आने लगा। ओके, आपने तो खूब एंजॉय किया, खूब एंजॉय किया आपने। लेकिन जब बात करते हैं ना हम दोनों फील्ड लाइक मॉडलिंग एंड एक्टिंग, भले एक जैसा लगता है लेकिन बहरहाल दो डिफरेंट फील्ड्स हैं, डिफरेंट डोमेन्स हैं, दोनों के चैलेंजेस डिफरेंट हैं। इन दोनों फील्ड्स में से आपकी फेवरेट कौन सी, एक्टिंग या मॉडलिंग? ये सवाल बहुत आता है और बड़ा मुश्किल है इसका जवाब देना क्योंकि दोनों अलग अलग फील्ड्स हैं। मॉडलिंग बिल्कुल मुख्तलिफ है और एक्टिंग बिल्कुल मुख्तलिफ, मगर मैंने दोनों चीजें ही बहुत इंजॉय की हैं। मैंने मॉडलिंग भी बहुत इंजॉय की और एक्टिंग भी बहुत इंजॉय की। जिस जमाने में मैं प्रॉपर मॉडलिंग करती थी तो मुझे बहुत मजा आता था। अब मैंने चूंकि मॉडलिंग ऑलमोस्ट खत्म कर दी है और अब मैं ड्रामों में काम कर रही हूँ, तो मुझे ड्रामों में और भी ज्यादा मजा आने लगा है। तो किसी एक को चुनना इज नॉट पॉसिबल, मुश्किल है। दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों में मैंने बहुत एंजॉय किया। बिल्कुल सुनीता, अब आपको मॉडलिंग से ज़्यादा एक्टिंग में भी मज़ा आना शुरू हो गया, एंजॉय करिए और वो आपकी एक्टिंग स्किल से भी रिफ्लेक्ट होता है कि दिल से एक काम करती है। अच्छा, ऐसा कौन सा किरदार है जो कि दिल के बहुत करीब है, करना चाहती है लेकिन आज तक ऑफर नहीं हुई उसकी? जी, इस तरह तो खैर बहुत सारे हैं जो कि मैं करना चाहती हूँ और अभी तक मैंने नहीं किए। अभी थोड़े दिन पहले ही मैं एक इंटरव्यू में कह रही थी कि मुझे एक पुलिस वुमन का कैरेक्टर करना है, जो कि मुझे नहीं अभी तक मिला। इसी तरह जैसे सिनफे आहा है, उसमें कोई भी विमेन जो कि प्रोफेशन है, उसमें जैसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर का तो खैर मैंने किया, लेकिन जैसे एयरफोर्स की डॉक्टर या आर्मी डॉक्टर उस तरह का नहीं किया मैंने। अभी तक किसी प्रोस्टिट्यूट का भी कैरेक्टर नहीं किया एंड मैं वो भी करना चाहूंगी। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, तो व्हाई नॉट, सो इस तरह तो खैर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो हर एक्टर जो है वो बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो आप करना चाहेंगी। अब जब हम इस इंडस्ट्री की बात करते हैं, हम कहते हैं ना कि देयर इज ऑलवेज अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट। आप चूंकि कई सालों से मुंसलिक हैं, आपने देखा, आपकी राय में पाकिस्तानी ड्रामों में, वो चाहे हम कैरेक्टर्स की बात करें, चाहे हम स्क्रिप्ट की बात करें, डायलॉग्स की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, क्या चीज ऐसी है जिसको आपको लगता है कि बेहतर करना चाहिए, तब्दील करना चाहिए रादर? बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि एक ही जैसी स्टोरीज बन रही हैं, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ऐसा नहीं है। मुख्तलिफ स्टोरीज भी बनती हैं लेकिन उनकी क्वांटिटी कम है। उनको लगता है कि सास बहू वाले ज्यादा बनते हैं, लेकिन सास बहू वाले ज्यादा इसलिए बनते हैं क्योंकि वो हमारे मैसेज के लिए प्लेज हैं। हमारे मैसेज जो है उनको पसंद है उस टाइप के ड्रामे, तो चैनल वालों को अपनी रेटिंग भी चाहिए, उनको भी प्रॉफिट कमाना है, तो वो थोड़े से ज्यादा बनते हैं। लेकिन डिफरेंट ड्रामे भी बन रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे बन रहे हैं। अभी हाल ही में जैसे आपने परिजात देखा, इवन पिंजरा देखा, सरे राह देखा, ये सब मुख्तलिफ ड्रामे हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं बन रहे हैं, लेकिन थोड़े से कम बन रहे हैं। हाँ, मैं चाहूंगी कि इस तरह के और भी ड्रामे बने, मुख्तलिफ कहानियां और भी ज्यादा आए, लेकिन वही बात है कि ये चेंज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ही आता है और मुझे ऐसा लगता है कि ये चेंज शुरू हो गया है आना। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर वी विल सी मोर ऑफ डिफरेंट स्टोरीज। बिल्कुल सुनीता, हम भी होपफुल हैं कि डिफरेंट स्क्रिप्ट्स इसी तरह से हमें मिले जहां पर वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाया जाए। ऐसे
टॉपिक्स पर बात की जाए, वो ऐसी चीज़ें, ऐसे टॉपिक सामने ला जाए जिन पे अमूमन बात नहीं की जाती है। सुनीता, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ अर्सा कबल हमने देखा कि आपका एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें आपने अपने हस्बैंड के स्ट्रगलिंग डेज के बारे में बात की, एंड देन उसके बाद आपके हस्बैंड की एक वीडियो सामने आई जिससे वो काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ये मैं चूज़ करूँगा कि मेरे करियर के बारे में मुझे क्या शेयर करना है या क्या नहीं शेयर करना, और उसके बाद बहुत सारे तबसरे सोशल मीडिया पे स्टार्ट हो गए। डेफिनेटली ऐसा रिलेशन है, दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो एक फील्ड में हैं और फिर स्ट्रगलिंग डेज भी आएंगे। उस टाइम को आपने कैसा गुजारा और उस टाइम को किस तरह से गुजारना चाहिए? देखिए, आई विल बी ऑनेस्ट, मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि थोड़ा सा आ जाता है, थोड़ी सी जेलसी या एहसास कमतरी, मैं कहूंगी जेलसी के बजाय, वो एक चीज दिल में आ जाती है विच इज वेरी कॉमन, जो कि मेरा ख्याल है वेरी रियलिस्टिक भी है कि इट्स वेरी रियलिस्टिक, इस तरह की चीज आ जाती है किसी के भी दिल में। तो इसको थोड़ा इंटेलिजेंटली आपको डील करना है। एक तो ये कि आप सबसे पहले जरा काम रहें, क्योंकि अगर आप लड़ेंगे और बहस करेंगे तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा। आपको सोल्यूशन निकालना है, आपको अपने पार्टनर का, भले वो मर्द हो या औरत हो, उसका साथ देना है। मतलब मियाँ हो या बीवी हो, दोनों ने एक दूसरे का साथ देना है। तो हमारे उसमें यही था कि हाँ, हसन की स्ट्रगल्स थी और उसको मैंने भी सपोर्ट किया और उसको सपोर्ट करने के साथ साथ उसने मुझे भी सपोर्ट किया। तो वो कहते हैं ना, ताली दोनों हाथों से बजती है, तो इसमें दोनों का ही रोल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मेरा ख्याल है हम दोनों ही काफी काम रहे और बस वो वक्त गुजर गया और सब अच्छा ही रहा। तो लास्टली सुनीता, जरूर जानना चाहेंगे, एक और बयान आपका वो शादी की उम्र से जुड़ा है। हमने चूंकि लास्ट वीक सेगमेंट भी किया था कि शादी की उम्र क्या होनी चाहिए, तो आपने जिस तरह एक बयान दिया कि जिस तरह हम नॉर्मली देखते हैं कि लड़की की उम्र ज्यादा होती है तो लड़की की उम्र कम भी हो सकती है। हम चाहते जानना कॉन्टेक्स्ट क्या था, आपकी ये राय क्यों है, क्या आपको लगता है जिसकी वजह से आपने ये बयान दिया? हाँ, वो इंटरव्यू ये था, उसमें मैं यही बता रही थी कि इट डजंट मैटर। वो बस होता ये है कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आदमी को बड़ा इसलिए होना चाहिए थोड़ी सी एज में, क्योंकि आदमी नेचुरली थोड़ा सा लेट मैच्योर होता है और औरतें जो हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। तो वो यही कहना चाहते हैं कि आदमी अगर थोड़ा सा उम्र में बड़ा होगा तो थोड़ा सा मैच्योरिटी से बात करेगा, वरना तो उसके अंदर बचपना होगा। और औरत जो है वो जल्दी मैच्योर हो जाती है, तो वो उसको लगेगा कि यार ये किस बच्चे से मैंने शादी कर ली है। तो वो थोड़े से इश्यूज उस तरह से आते हैं। लेकिन अब जमाना बदल गया है, मेरा ख्याल है अब लड़के भी जल्दी मैच्योर होने लगे हैं बाय द टाइम शादी की एज होती है। अगर आप बहुत यंग एज में शादी करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा से प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं। लेकिन जब आप एक मैच्योर एज में शादी करते हैं तो आप थोड़े ज्यादा सेंसिबल होते हैं और आप चीजों को और दुनिया को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और मैं अपनी मिसाल दे रही थी कि माय हस्बैंड इज अ ईयर यंगर टू मी, मैं 1 साल बड़ी हूँ उनसे, और हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब वो कोई ना समझ थे या ज्यादा सेंसिटिव थे, ऐसा नहीं था। हम दोनों ही समझे एक ही लेवल पे थे। तो मेरे ख्याल में उम्र छोटी या बड़े होने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बहुत ज्यादा भी शायद एज डिफरेंस में हो ना हो, आई डोंट नो, लेकिन अगर आजकल का डिवोर्स रेट देखा जाए तो वो उसमें भले आदमी बड़ी एज का हो और औरत छोटी एज की हो, तो डिवोर्स रेट उसमें भी है। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो बस समझे ऊपर वाले के काम है कि कुछ रिश्ते हैं जो लोग निभा पाते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं निभा पाते। तो इसमें हम इंसान सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं कि हम रिश्तों को अच्छी तरह निभा पाए। बिल्कुल ठीक है, आपने वजाहत की सुनीता, एज इज जस्ट अ नंबर। और जिस तरह आपने हवाले से भी आपने जिक्र किया कि हसन आपसे 1 साल छोटे हैं और आपको लगता है कि दोनों सेम लेवल पर हैं साइकोलॉजिकली एज वेल। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का शो। डू गिव अस योर फीडबैक। मुलाकात कल करेंगे। खुदा हाफिज।